दो चीज़ें हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, राम मंदिर बनना है तो वोट मिला, राम मंदिर बन गया तो वोट नहीं मिला। आपने लोकसभा का देखा, उससे भी कहीं चौंकाने वाला रिजल्ट ये आगामी विधानसभा चुनाव में आने वाला है। मनोज जरांगे पाटिल जो बात कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। अभी उनकी भी एक अलग राजनीति चल रही है। उनको ये पता चल गया है कि लोकसभा इलेक्शन में उनका फैक्टर बहुत चला कि जहाँ पे मराठा कैंडिडेट नहीं था वहाँ पे दूसरी तरफ अगर मराठा कैंडिडेट है तो मनोज जरांगे ने वहाँ पे वोट ट्रांसफर किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा आरक्षण को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। मनोज जरांगे पाटिल लगातार जो है मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अब मराठा आरक्षण को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना असर होगा ये इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोकमत वीडियोस के एडिटर आशीष यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मनोज जरांगे फैक्टर इस चुनाव में कितना असर डालेगा। सर, मनोज जरांगे फैक्टर और मराठा आरक्षण ये आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से असर दे सकते हैं? सुनी जी, देखिए, मराठा आरक्षण की जहाँ तक के बात है तो महाराष्ट्र सरकार ने इसी महायुति की सरकार ने 10% SC/BC मराठा आरक्षण दिया है कि जिसके चलते अभी सर्टिफिकेट्स निकल रहे हैं। उसको हालांकि मुंबई हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन अभी तक के कोई स्टे नहीं आया है, वो चल रहा है। राज्य सरकार का ये मानना है कि इस बार उन्होंने जो मराठा आरक्षण दिया है SC/BC 10% का, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया था उसके बाद में इन्होंने जो स्टेट बैकवर्ड कमीशन जो है उनकी रिपोर्ट लेके उनसे वापस सैंपल डेटा सर्वे करके हमने वो सुनिश्चित किया है, तो अभी ये टिकेगा। तो अब बात मराठा आरक्षण की जहाँ तक के है, वो जो आरक्षण जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है वो हमने दिया है, ऐसी बात महायुति की शिंदे सरकार कर रही है। रही बात मनोज जरांगे पाटिल की, कि मनोज जरांगे पाटिल जो चाह रहे हैं, उनका ये कहना है कि अभी का जो एग्जिस्टिंग OBC कोटा है उसी में मराठा को कुणबी कास्ट करके आप डालिए। मराठा कुणबी, कुणबी मराठा एक है और इनके अगर हमने इसका ढूंढे कोई दस्तावेज़ तो ये मिलते हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं पे लिखावट में किसी सर्टिफिकेट पे या कभी ज़मीन के कोई कागजात पे ऐसा आपको मिलता है कि मराठा कुणबी और कुणबी मराठा एक है। तो अभी जो कुणबी सर्टिफिकेट OBC में आता है, महाराष्ट्र में कुणबीज करके OBC में आता है, तो हमें मराठा कुणबी करके हमें OBC में डालिए, एग्जिस्टिंग कोटा में ही डालिए। महाराष्ट्र सरकार का यह मानना है कि जिनके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे मराठा लोग महाराष्ट्र में 28% हैं। अगर ये 28% को हम अभी के एग्जिस्टिंग OBC कोटा में डालेंगे तो इससे बहुत बड़ा इम्बैलेंस OBC कोटा में होगा, एक बड़ा अनरेस्ट विद इन OBCs या SC/ST OBC सभी में होगा, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा के लोग आएंगे। इसलिए हमने मराठाओं को 10% SC/BC जो कि राज्य घटना के 15(4) या 16(4) ये दोनों कलम के द्वारा हमने वो दिया है, जिससे राज्य के भीतर ही हमने नौकरियों में दिया है, राज्य के भीतर ही हमने एजुकेशन में भी वो 10% आरक्षण दिया है। मनोज जरांगे पाटिल जो बात कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, वैसा कोई GR निकल नहीं सकता है, अभी राज्य सरकार ये बात कर रही है। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल वही बात पकड़े बैठे हैं कि 26 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने उन्हें एक ड्राफ्ट दिया था और वो ड्राफ्ट ऐसा था कि आपके पिताजी के साइड के जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी किसी में अगर आपको कुणबी करके कुछ लिखावट मिल जाती है या कोई नोंद ऐसी मिल जाती है कि जिसमें लिखा है कि हाँ भाई इनको कुणबी हम कह सकते हैं, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला तो हमें फिर हमें भी कुणबी आप मानिए और वैसा हमें कुणबी सर्टिफिकेट दीजिए। अब वो जो ड्राफ्ट था उस पर लगभग 8.5 लाख ऑब्जेक्शंस सजेशंस आए हैं और महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है ऐसा कोई निर्णय लेना।
जिस तरह का निर्णय मनोज जरांगे पाटिल लेने को बोल रहे हैं। और मनोज जरांगे पाटिल जो है वो उसी बात पे अड़े हैं और वो अभी उनकी भी एक अलग राजनीति चल रही है। उनको ये पता चल गया है कि लोकसभा इलेक्शन में उनका फैक्टर बहुत चला। वो फैक्टर इसलिए भी चला कि जैसे हम विदर्भ में जो पहले दो फेजेस में इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में, बाद में थर्ड फेज में मराठवाड़ा में हुआ, तो ये 3 फेज में दलित, मुसलमान और कुणबी मराठा, ये एक गट्ठा जो वोट्स है वो महाविकास आघाड़ी को गए। जहाँ पे महाविकास आघाड़ी का मराठा कैंडिडेट है वहाँ पे मनोज जरांगे फैक्टर चला और एक गट्ठा मत किए। जहाँ जैसे कि छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में महाविकास आघाड़ी का कोई मराठा कैंडिडेट नहीं था और वहाँ पे मराठा कैंडिडेट शिंदे जी के शिवसेना का था, तो शिंदे जी की शिवसेना के संदीपान भुमरे चुन के आए। अगर वहाँ पे जो अपने अपोजिशन लीडर विधान परिषद के हैं अंबादास दानवे, वो अगर खड़े रहते उद्धव ठाकरे के गुट से, तो उनके आसार ज़्यादा रहते चुन के आने के, क्योंकि वो भी मराठा है। कि जहाँ पे मराठा कैंडिडेट नहीं था वहाँ पे दूसरी तरफ अगर मराठा कैंडिडेट है तो मनोज जरांगे ने वहाँ पे वोट ट्रांसफ़र किए। इसका मतलब मनोज जरांगे फैक्टर ये महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के फेवर में चला। अभी जो कि बात बदल गई है, अभी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बीच में कुछ तो भी ऐसी बात है, इसलिए मनोज जरांगे पाटिल एकनाथ शिंदे जी को कोई सवाल नहीं पूछते, उनको कुछ टारगेट नहीं करते, और उसी वक्त वो बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जी को टारगेट कर रहे हैं। अब जाके एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार हो, यानी महायुति हो, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम तो नहीं दे सकते ओबीसी में से मराठाओं को ओबीसी करके कुणबी करके रिजर्वेशन, तो फिर क्या अपोजिशन की भूमिका क्या है? अपोजिशन ने ये भूमिका बताना चाहिए कि आपकी भूमिका क्या है। आप अभी के जो मराठा हैं उनको ओबीसी में कुणबी करके रिजर्वेशन देने के हक में हो या नहीं। आज मनोज जरांगे पाटिल भी यही सवाल पूछ रहा है कि शरद पवार ने बताना चाहिए, नाना पटोले जी ने बताना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी ने बताना चाहिए कि वो कुणबी करके ओबीसी में हमें देंगे या नहीं। अब ये बात महायुति सरकार भी कह रही है, आज से मनोज जरांगे पाटिल भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं शरद पवार जी ने जो बोला है कि हम अपोजिशन में हैं, हम विपक्ष में हैं, हमारी सत्ता आने तो हमें क्या करना हम करेंगे। आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपके पास कोई हल नहीं है, आप कंफ्यूज हो और आप विपक्ष के ऊपर सब ठीकरा फोड़ रहे हो कि आपकी भूमिका क्या है, आप बताइए। आपकी भूमिका है, आप सत्ता में हो, अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप बाजू में हट जाइए, हम जो डिसीजन लेना है वो लेंगे, हम आपको क्यों बताएं। तो इसमें अब क्या हो गया है कि मनोज जरांगे पाटिल भी अब इसमें फंस गए हैं। अब वो जिस तरह से फंस गए हैं और महायुति के बारे में, शिंदे जी के बारे में वो कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये जो पूरा मसला है ये पॉलिटिसाइज हो जाए और लोकसभा में जो नुकसान हुआ है महायुति गठबंधन को या एनडीए को, वो विधानसभा में ना होना चाहिए। इसलिए बीच ही बीच में मनोज जरांगे पाटिल के साथ कुछ अप्रोच की बातें सत्ताधारी पक्ष कर रहा है क्या, ये भी बहुत ज़ोरों से चर्चा है। उसमें क्या हुआ कि एक जूना मसला था, मनोज जरांगे पाटिल ने एक ड्रामा रखा था और ड्रामा के जो प्रोड्यूसर है उनके पैसे कुछ उनके पास है देने, वो नहीं दिए और वो कोर्ट में उन्होंने हाजिरी नहीं की, इसलिए उनका अरेस्ट वारंट निकला है। अब ये अरेस्ट वारंट वाली जो बात है, अगर वो अरेस्ट वारंट निकला है तो उन्होंने कोर्ट में अगर वो गए तो अरेस्ट होने का कोई सवाल नहीं रहता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें रूटीन है, तो उसमें कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल वही बात लेके बैठ गए हैं और अब उन्होंने उनका जो आंदोलन था वो स्थगित कर दिया है, वो बीमार भी चल रहे हैं और इसमें अब मनोज जरांगे पाटिल भी इस तरह फंस गए हैं कि मुझे कतई नहीं लगता कि लोकसभा के इलेक्शन में जो नुकसान एनडीए या महायुति का हुआ, मनोज जरांगे फैक्टर चला इसलिए, वो विधानसभा में इतना नहीं चलेगा। और रही बात मनोज जरांगे पाटिल उनकी पार्टी निकालने की, 288 सीट्स पे कैंडिडेट खड़े करने की, तो ये इम्पॉसिबल बात है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने में मेरे ख्याल से 1.25 महीना है, 40 दिन है। इस 40 दिन में
कैंडिडेट ढूंढो, पार्टी बनाओ, उनको खड़ा करो, उनको चुन के लाओ, इतना इजी नहीं है। मैं ये पहले से कह रहा हूँ कि मनोज जरांगे पाटिल कुछ सीटों पे कैंडिडेट खड़े करने की कोशिश करेंगे, कुछ, और ज़्यादातर सीटों पे वो किसी के ना किसी मराठा कैंडिडेट को समर्थन देंगे। उसमें ये हो सकता है कि जो अपोजिशन में महाविकास आघाड़ी है उनके ज़्यादा कैंडिडेट्स हों, कि जिनको मनोज जरांगे पाटिल समर्थन दे, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि मैं जो भी बात करूंगा वो मराठा समाज की करूंगा, मराठा कैंडिडेट्स की करूंगा, मराठा नेताओं की करूंगा, और दूसरे जो ओबीसी या अलग अदर देन मराठा है इनके मैं खिलाफ हूँ। तो ऐसी राजनीति नहीं चलती है। एक बार बाय फ्लूक वो लोकसभा में हो गया है, अब उनसे भी लोग धीरे धीरे टूट रहे हैं। लेकिन जो कि लोगों को ये लग रहा है कि कोर्ट में जो अभी एससीबीसी 10% आरक्षण दिया है मराठाओं को, वो अगर वापस से फंस गया तो मनोज जरांगे पाटिल जो बात कह रहे हैं वही सही है। वही आरक्षण एक ऐसा आरक्षण है कि अभी के एग्जिस्टिंग कोटा में हमें आगे ओबीसी करके ही डाल दिया तो हमें हक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये जो बीच की एक एम्बिग्युइटी या संदिग्धता है, ये ऐसी बनी है। अचरज में एक ऐसी सिचुएशन है कि भाई अगर ये कोर्ट में वापस फंस गया तो फिर मनोज जरांगे पाटिल सही कह रहे हैं, और मनोज जरांगे पाटिल की जो बात है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है नहीं, इसकी कोई नहीं सोच रहा है। देखिए, अपने देश में दो चीज़ें हैं। एक, कोई अपनी जाति बदल नहीं सकता, जात है जो जाति नहीं है। और दूसरी बात, जात किसको लगती है? फादर की ही सन को लगती है, बाप की बेटे को लगती है, माँ की नहीं लगती है बेटे को। मनोज जरांगे पाटिल ये कह रहे हैं कि माँ की भी जात अगर ओबीसी है और बाप अगर ओपन में है, यानी कुणबी की अगर कोई लिखावट ओबीसी में मिल जाती है माँ की तरफ से, तो उसको आप ओबीसी सर्टिफिकेट कुणबी करके दो। वो कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे दायरे में हो नहीं पाती, वो चीज़ नहीं हो सकती। जो नहीं हो सकती है वो मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे मनोज जरांगे पाटिल को बोल नहीं रहे कि ये चीज़ नहीं हो सकती। वो उनको खिलवा रहे हैं और वो भी खेल रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स है। जी सर, 28% आपने कहा कि मराठा पॉपुलेशन है, तो 28% मराठा पॉपुलेशन जो 288 सीट्स है उस पर कितना असर डालेगी, मतलब कितना सीटों पर असर हो सकता है? देखिए, अभी के तारीख में जो महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा है जो अभी विसर्जित होनी बाकी है, और अगला जो चुनाव है वो 15वीं विधानसभा के लिए है। अभी ऑलमोस्ट 170 से ऊपर मराठा कैंडिडेट हैं। इसका मतलब क्या है? 288 में से 170 सीटें ये मराठा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जिस जाति का प्रमाण 100% पॉपुलेशन में 28% है, तो उनके ज़्यादा चुन के आएंगे। आज महाराष्ट्र के जो 48 एमपीज़ हैं उसमें भी मराठा एमपीज़ का ज़्यादा प्रमाण है। वैसे ही वो एमएलए में भी आता है। लेकिन होता क्या है, महाराष्ट्र में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, अगर एससी एसटी रिजर्वेशन वाली छोड़ दें तो ज़्यादातर ठिकाने मराठा लोग ये ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होने से और उनका पॉपुलेशन, साइजेबल पॉपुलेशन हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होने से, अदर देन एससी एसटी जो ओपन कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहाँ पे उनका जो ओवरऑल परसेंटेज है चुन के आने का वो ज़्यादा है, खड़े रहने का भी ज़्यादा है। इसलिए महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक एज सच किसी एक पार्टी को नहीं है, क्योंकि ये पॉपुलेशन ही बहुत साइजेबल है और सब तरफ है। इसलिए एक गट्ठा मराठा वोट्स किसी पार्टी को जा रहे हैं या शरद पवार जी के पीछे जा रहे हैं, आज तक के महाराष्ट्र में हुआ नहीं। मनोज जरांगे फैक्टर जो फिनोमिना बन गया है, ये पहली बार हुआ है कि इनके कारण वोट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनको देना है, इनको नहीं देना है। तो ये वाली जो चीज़ हुई है, ये सोशल साइंटिस्ट भी इसका स्टडी कर रहे हैं कि ये कैसा हो रहा है। दो चीज़ें हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। राम मंदिर बनना है तो वोट मिला, राम मंदिर बन गया तो वोट नहीं मिला। देश में क्या, महाराष्ट्र में क्या, कहीं पे भी थैंक्स गिविंग वोट नहीं है। अभी मराठाओं को आरक्षण चाहिए, इसलिए वो बात मानेंगे और किसी को वोट करेंगे। जिनको आरक्षण मिला है वो आंदोलन भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि ओबीसी आंदोलन खड़ा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो आरक्षण मिला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में मिला है।
जिसको कोई छीन नहीं सकता है, तो हम क्यों इतना एजिटेशन करें। तो वो अपना जिस विरोध या विरोध करते हैं, लेकिन रास्ते पे उतर के, जैसे मराठा लोग रास्ते पे उतरे हैं वैसा वो उतर नहीं रहे, क्योंकि मराठाओं को आरक्षण चाहिए, ओबीसी को आरक्षण मिला है। सिंपल सी बात है, इसमें पॉलिटिक्स से ज़्यादा देर ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है पहले से कि इसका डीएनए बहुत अलग है, और जैसे कि रिजल्ट आपने लोकसभा का देखा, उससे भी कहीं चौंकाने वाला रिजल्ट ये आगामी विधानसभा चुनाव में आने वाला है। और ऐसे ऐसे परिणाम आएंगे कि आप हम सोचते रह जाएंगे। फिर भी अपर एज जो दिख रहा है अभी विपक्ष को दिख रहा है कि जिस तरह से शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, इवन राहुल गांधी महाराष्ट्र में चलेगा, तो इनके बारे में एक सिंपैथी वेव आ सकती है। और कितनी भी योजनाएं लाएं, जैसे कि आज ही जो लाडली बहना योजना है, इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लिया है। तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। और पब्लिक मूड जो है वो ऑलरेडी लोकसभा इलेक्शन के चुनाव में हमने देखा है, इलेक्शन के परिणामों में वो बन गया है। तो अभी मनोज जरांगे फैक्टर अभी चल रहा है, न्यूज़ में तो है, लोकसभा में कितना चलेगा आई डाउट। सर एक आखिरी सवाल ये, तो जिस हिसाब से जो ये आंदोलन बनते जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा मराठा कैंडिडेट्स मैदान में उतारेगा, मराठा वोटर्स वहीं जाएगा, तो क्या लगता है कि ये जो सभी पार्टियां हैं, एनडीए की हो या फिर महायुति की, ये इस बार मराठा जो कैंडिडेट्स है उस पर अच्छी खासी नज़र रखेंगे? देखिए, बीजेपी में मराठा कैंडिडेट है, मराठा एमएलएज हैं, लेकिन बीजेपी ने कोई मराठा लीडरशिप को बड़ा नहीं किया है। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये बीजेपी के साथ है मराठा लीडर को लेके। और इस बार जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, या बीजेपी के कुछ देवेंद्र फडणवीस के नज़दीकी नेता लोग जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल को अटैक कर रहे हैं, इससे बीजेपी को हार्म ही होना है, इससे लाभ होना नहीं है। ये जल्दी से जल्दी ये बात समझ लें कि मनोज जरांगे पाटिल को आप जितना अटैक करोगे उतना वो रिबाउंड होगा, उतना वो बुमरैंग होगा। ये बात बीजेपी के समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात कि बाकी पार्टी में उद्धव ठाकरे जी के बारे में जो फार्मर्स कम्युनिटी है उनमें, और जो ऐसा टपका मानना है, ऐसा टपका है महाराष्ट्र में कि ये जो तोड़फोड़ वाली राजनीति हम पसंद नहीं करते हमारे स्टेट में, कि जो शिंदे जी ने जिस तरह से शिवसेना तोड़ी या अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस तोड़ी, तो इसमें बाला साहब ठाकरे और शरद पवार जी की पार्टियां तोड़ी गई। तो एक ये सेंटिमेंट जो है ना, इसमें मराठा कम्युनिटी ये सोच सकती है कि ये हमारे हित में नहीं है। दूसरा बात, आरक्षण को लेके, यस आरक्षण को लेके मराठा समाज में बात है, लेकिन जहां बात चुनाव की आती है, चुनाव में आरक्षण का एक मुद्दा रहेगा। लेकिन जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल ये मुद्दे को खेल रहे हैं, लोकसभा में उन्होंने कहा वैसा हुआ, विधानसभा में वो कहेंगे वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा। और सभी पार्टी में मराठा कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे, सभी पार्टियां मराठा कैंडिडेट ज़्यादा देती हैं। तो आपस की लड़ाई है, इसमें जो इलेक्टिव मेरिट लेके ज़्यादा अच्छे से चुनाव लड़ेगा और जो सिंपैथी वेव अगर वो महायुति गठबंधन का है, वो अगर सिंपैथी वेव कम कर पाएगा उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी जी के बारे की, तो उसके जीतने के आसार ज़्यादा है। अगर सिंपैथी वेव चली तो अपोजिशन वाले जो है वो जीत सकते हैं। यानी महाराष्ट्र में आज के तारीख में एक न्यूट्रल पोजीशन है, कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। सर आपकी एक बातचीत में भी मुझे एक चीज़ याद आई, आपने कहा कि बीजेपी जो है वो जितना मनोज जरांगे पाटिल को हिट करेगी उतना रिबाउंड होगा, लेकिन कुछ दिनों पहले ठोकुन काड़ा जैसा वर्ड जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने कही थी, तो क्या ये भी रिबाउंड होगा? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बात कही थी बीजेपी के महाअधिवेशन में पूना में अभी 21 तारीख को, वो उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल के बारे में नहीं कही थी। वो जो बात उन्होंने कही थी, वो बात सोशल मीडिया पे जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी ने कुछ अगर कोई योजना क्वाइन किया तो उसको जो ट्रोलिंग हो रहा है लिबरल प्रोग्रेसिव सेकुलर लोगों के साथ लेके उनको, तो वो ट्रोलिंग को आप ठोकुन काड़ा, उन्होंने ऐसा बोला कि आप भी
अपना नैरेटिव सेट कीजिए। अगर वो फेक नैरेटिव सेट कर सकते हैं तो आप अपना नैरेटिव क्यों नहीं सेट कर सकते? इसके आधार पे उन्होंने ठोकुन काढ़ा बोला था। अब हुआ क्या है कि जैसे मनोज जरांगे पाटिल देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ बात किए, वैसे देवेंद्र फडणवीस जी के इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं, जैसे कि नितेश राणे हैं या प्रसाद लाड हैं, प्रवीण दरेकर हैं, चित्रा वाघ हैं, ये लोगों ने मनोज जरांगे पाटिल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल को खोने के लिए कुछ नहीं है, वो बोलते जाएगा। आपको खोने के लिए सब कुछ है, आप सत्ता में हो, आप पहले डेफिसिट में हो लोकसभा चुनाव के कारण, तो उसमें आप उस सामने वाले आदमी को क्यों बड़ा कर रहे हो? अब ये जो लोग हैं ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम जितना मनोज जरांगे को बोलेंगे उतना ही वो देवेंद्र फडणवीस जी को बोलेगा, जितना हम मनोज जरांगे पाटिल वापस बोलेगा हम उसको वापस काउंटर करेंगे, तो चर्चा में कौन रहेगा? देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। और नैरेटिव क्या सेट हो रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और मनोज जरांगे पाटिल के बीच में, कि मनोज जरांगे पाटिल बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मराठा आरक्षण होने नहीं दे रहा है। बात यह है क्या? बात ये बिल्कुल गलत है, बात ऐसी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल को बड़ा किया, उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल ने जो जो कहा वो माना, उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल को नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट दिया। देवेंद्र फडणवीस तो उसमें नहीं थे। फिर अब ये जो बात है, मनोज जरांगे पाटिल शिंदे जी को कुछ नहीं पूछ रहे हैं और शिंदे जी भी मनोज जरांगे पाटिल को कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अचरज की बात यह है कि ना देवेंद्र फडणवीस ना अजित पवार ये भी शिंदे जी को ये पूछ नहीं रहे हैं कि आप मनोज जरांगे पाटिल को साफ क्यों नहीं बोल देते कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बारे में आपको खुद को सेफ रख रहे हो, उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, ये भी बीजेपी खुल के नहीं बोल रही है, ना देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं। और बीच में फिर देवेंद्र फडणवीस जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मनोज जरांगे पाटिल के ऊपर अटैक करके मनोज जरांगे पाटिल को ज़्यादा उकसा रही है। और मनोज जरांगे पाटिल ऐसा आदमी है कि वो उकस जाने के बाद या जब वो बात करता है तो सामने वाले का ये देखता नहीं कि वो कौन से पद पे है, क्या है। तो इसमें मेरे समझ की जो बात है कि आप जितना कीचड़ में खेलोगे तो कीचड़ आप पे आएगा। तो आप ये ठोकुन काढ़ा वाली जो बात है, इसका गलत मैसेज विद इन पार्टी और इर्द गिर्द के लोगों ने उठा लिया है। ये भी अगर देवेंद्र फडणवीस ने सही कर दिया तो ये ठोकुन काढ़ा वाला बात जो है ये बूमरैंग नहीं होगी। नहीं तो क्या हुआ, आपने गलत पिकअप कर लिया। आप मनोज जरांगे पाटिल के बारे में नहीं कहा था, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो नैरेटिव सेट करना या वही बात 10 बार रखना, इसके ऊपर अपनी बात आप खुल के रखिए, इसके लिए उन्होंने वो बोला था ठोकुन काढ़ा। ये गलत उसका मीनिंग ले लिया है। यानी कि ये समझ ले कि महाराष्ट्र में बीजेपी का हर दाव बीजेपी पर उल्टा पड़ रहा है। हाँ, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, क्योंकि इसमें एक मेरे ख्याल से अभी कल परसों में कुछ स्टेट प्रेसिडेंट बदल दिए गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ रिजल्ट गए हैं, परिणाम गए हैं, फिर भी महाराष्ट्र में कोई एक्शन नहीं है। यानी स्टेट लीडरशिप पे ऐसा कोई अंकुश नहीं है ऊपर से कि आपको विधानसभा चुनाव में अच्छा करना है। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी टोटली डिपेंडेंट ऑन एकनाथ शिंदे जी। अब एकनाथ शिंदे जी है सीएम, उनके पीछे पीछे अगर स्टेट बीजेपी लीडरशिप जा रही है या स्टेट बीजेपी जा रही है, तो जो कोर वोटर है बीजेपी का या जो बीजेपी का पार्टी वर्कर है, उसमें आप उसको कैसा बोलेंगे कि आपका सीएम होने वाला है, आप लड़िए। अगर वो ये ठान के बैठा है कि हमें पीछे पीछे ही जाना है किसी के, तो वो कैसे लड़ेगा? तो बीजेपी को ये तय करना चाहिए कि महाराष्ट्र में आपको क्या करना है। जी धन्यवाद आशीष जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो आशीष जी ने बताया कि किस तरह से मनोज जरांगे पाटिल, मराठा आरक्षण और बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है वो इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को हमें मिल रही है। आने वाले दिनों में राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं, देखना ये ज़रूरी है कि इस चुनाव में क्या लोकसभा चुनाव जैसा हश्र भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सहयोगी पार्टियों का होता है या नहीं।